हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम निखिल एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। देखो तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अपने पास जो लॉज ऑफ मोशन और जो फ्रिक्शन है उसके न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए थे। इस लेक्चर के अंदर अपने नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ये जो चैप्टर है पहले इस लेक्चर के अंदर अपने इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे, इससे अगले लेक्चर के अंदर अपने इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, है ना। क्योंकि एक ही लेक्चर के अंदर सब कुछ करने लग जाएंगे तो आपका थोड़ा सा लेक्चर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे तक लेक्चर खींच जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। इसलिए अपने इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी डिस्कस करेंगे। थ्योरी भी डिस्कस करने के अंदर कॉम्पिटिशन प्रोस्पेक्टिव जो है अपना, उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। कहीं भी कोई भी डेरिवेशन आएगी तो उसको स्किप कर देंगे, है ना। वो आप थोड़ा सा देख सकते हो क्रैश कोर्स के हिसाब से। क्रैश कोर्स नहीं, इसको आप फुल कोर्स ही मानो। फुल कोर्स के अंदर भी जो अपने बड़ी डेरिवेशन होती है उनको अपने को स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि कोई औचित्य नहीं है कंपटीशन प्रोस्पेक्टिव के अंदर डेरिवेशन पढ़ने का, है ना। ऐसे तो आप ये नहीं सोच सकते कि हम नॉलेज ले रहे हैं। ठीक है, आप नॉलेज ले रहे हो, अच्छी बात है, पर जब आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो, एग्जाम के पीओवी से पढ़ते हो, तो आपको थोड़ा सा डेरिवेशन को स्किप करना चाहिए। तो इस लेक्चर में अपने स्टार्ट करते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर और कंपटीशन प्रोस्पेक्टिव से कंप्लीट थ्योरी इसके अंदर पढ़ेंगे। लगभग ट्राई रहेगी मेरी, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो, कि 1 घंटे के अंदर अंदर मैं इस चैप्टर को फिनिश कर दूं, है ना। तो अपने उसी अकॉर्डिंग चलेंगे। जहां अपने को लगेगा कि अपने टाइम थोड़ा सा कम ज्यादा लग गया है तो उसको कवर करते करते इस लेक्चर को 1 घंटे के अंदर हर हाल में अपने कवर करने की ट्राई करेंगे, और इससे अगले लेक्चर के अंदर अपने इसके न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आता है अपने पास वर्क। ठीक है, वर्क सबसे पहले आता है अपने पास। वर्क क्या है? वर्क इसके अंदर रिलेटेड होगा किससे? फोर्स से। किससे रिलेटेड होगा? फोर्स से रिलेटेड होगा। जैसे कि आप मान लो, फोर्स को डिफाइन कैसे किया गया है? फोर्स को तो सिंपली एफ से डिफाइन किया गया है। मान लो तो आपका जो वर्क होगा वो अगर डीडब्ल्यू हो, कोई पार्ट डीडब्ल्यू हो, कि किसी फोर्स एफ लग रहा है और उस फोर्स के साथ आपने किसी वस्तु को डीएक्स मूव किया है, तो जो आपका वर्क होगा वो कितना हो जाएगा? एफ डीएक्स हो जाएगा। अगर कंप्लीट वर्क की बात करो, आपके अपने पास डब्ल्यू की बात करो, इंटीग्रेशन और डीडब्ल्यू, तो ये हो जाएगा एफ डॉट डीएक्स। ये आपके पास कंप्लीट वर्क आ जाएगा। इसी तरीके से बात करें कि मान लो कोई ब्लॉक है, ओके, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है थीटा कोण पे, ये एफ। ठीक है, यहां इसको डीएक्स दिशा में आपको इधर मूव करना है। तो जो इसके एफ के 2 कंपोनेंट होंगे, एक ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, एक ये हो जाएगा एफ कोस थीटा। तो जो आपका एफ कोस थीटा है वही इस वस्तु को क्या लेके जाना चाहता है? आगे लेना चाहता है, आगे लेके जाना चाहता है। एफ साइन थीटा है, वो इस वस्तु को कहीं भी मूव नहीं करवा सकता। तो वर्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये कंपोनेंट क्या करेगा? कंट्रीब्यूशन करेगा। तो डीडब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा एफ कोस थीटा डीएक्स, या इसको आप कह दो एफ डॉट डीएक्स, है ना। ये आपका जो वर्क है वो अदिश गुणनफल के रूप में परिभाषित होता है। यहां आपको सिर्फ और सिर्फ इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। यूनिट डायमेंशन की बात कर लूं मैं, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जो बल है उसका होता है न्यूटन, इसका मीटर, तो यूनिट हो गई न्यूटन मीटर। बात करूं डायमेंशन की, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। डायमेंशन मतलब विमा क्या हो जाएगी? जो बल है उसकी क्या होती है? mlt-2। ओके, जो m है, दूरी है अपने पास, वो हो जाएगी l मीटर की जगह, तो ये हो जाएगा ml/2t-2। ओके, ये आपके पास हो गई डायमेंशन। ये वर्क वाली डायमेंशन होने के बाद वर्क के बारे में अपने देख लिया। इसके बाद आता है फोर्स अगर वेरिएबल हो तो। ठीक है, कुछ नहीं करना, फोर्स अगर वेरिएबल हो, सिंपली आप इससे चलोगे ना, dw इक्वल टू एफ डॉट डीएक्स, इससे चलोगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कंप्लीट वर्क की बात करोगे तो आ जाएगा w इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, और ये हो जाएगा f ऑफ dx। जहां भी इसको मूव करना है, मान लो 0 से लेके a तक मूव करना है, तो 0 से a तक मूव कर दो। अब f आप पे डिपेंड करता है ना। f अगर कांस्टेंट होगा, f मान लो क्या हो, नियत हो, तो ये कहां आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, है ना, कांस्टेंट है तो। और f क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल है तो ये क्या करता रहेगा? वेरी करता रहेगा। वेरी करता रहेगा इन द सेंस, अगर x पे डिपेंड करता है तो यही रहेगा, और इंटीग्रेशन करेंगे तो जो x वाली टर्म होगी उनका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर कांस्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा। तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, अगर कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दो, कांस्टेंट नहीं है तो इसको बाहर मत निकालो। ओके, डॉट प्रोडक्ट है तो इसी फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, एफ डीएक्स कोस थीटा। ओके ओके जी। इसके बाद आपके पास आता है, अपने बात करें एरिया अंडर द कर्व की, है ना। एक ये भी कॉन्सेप्ट है, एरिया अंडर द कर्व। तो अगर आपके पास x और f के बीच ग्राफ बन रहा है, ठीक है, ये कोई एरिया अंडर द कर्व है, इसका ये जो कोई पैच है
इसकी जो डिस्टेंस है वो dx है, ठीक है। तो जो एरिया अंडर द कर्व आएगा ना, वही आपका क्या होगा, टोटल वर्क होगा। एरिया अंडर द कर्व होगा, ये मान लो a से b है, तो जो टोटल वर्क होगा वो होगा a से b, और ये हो जाएगा f dx, f डॉट dx, ओके। और अगर आप पार्टीशन की बात करो कि कोई पार्टीशन है उसका बताओ, तो पार्टीशन कितना हो जाएगा, dw हो जाएगा, ठीक है। जो f dx है वो हो जाएगा आपके पास dw, तो ये लिमिट किस पे लगेगी, dw पे लगेगी, ओके। ये इस तरीके से होगा। अब बात आती है, ये तो देखो dx की बात कर दी हमने, ये क्या हो गया अपने पास, ये चीज हो गई अपने पास किसके लिए, 1D के लिए, x आया तो किसके लिए हो गया, 1D के लिए हो गया। अगर 3D की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 3D की बात करूंगा तो आपके पास हो जाएगा w इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ f वेक्टर डॉट dr वेक्टर a से लेकर के b। a है तो मान लो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट, x y z कोऑर्डिनेट आएंगे, मान लो a b c थे, और यहाँ क्या आ जाएंगे e f g, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट था r1 से लेकर के r2, तो ये r1 के कोऑर्डिनेट है और ये आपके r2 के कोऑर्डिनेट है, तो आपके पास w आ जाएगा, ओके। इस तरीके से आपका जो कंप्लीट वर्क है वो आ गया। ये जो ऊपर वाला था ये 1D में था, ये किस में आ गया, 3D में आ गया। इसको आप सिंपल 1D मोशन बोलते हो, इसको आप कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट बोलते हो, है ना, या फिर त्रिविमीय गति बोलते हो, 3 डायमेंशनल मोशन बोलते हो, ओके। इसके अलावा और तो क्या न्यूमेरिकल है, इसके बाद वो अपने एक साथ डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। इसके बाद आता है वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। वर्क एंड एनर्जी आपने सिंपली छोटी क्लासों के अंदर ये बात पढ़ी होगी, कार्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही कार्य है ना। तो जो वर्क और एनर्जी है वो दोनों से क्या होते हैं, आपस के अंदर कोरिलेट करते हैं। वर्क एंड एनर्जी जो आपके पास है, कार्य और ऊर्जा, है ना। हिंदी में आप लिख लेना, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं क्योंकि ऐसे ही बड़ा लेक्चर होगा तो कोई सेंस नहीं बनेगा उसका, ठीक है। वर्क एंड एनर्जी, कार्य ऊर्जा, कार्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही आपका क्या है, कार्य रहने वाला है, ओके। यूनिट, डायमेंशन सब कुछ सेम होगा, ठीक है। यहां पे मैं छोटी सी बात लिख दूं, यूनिट कोमा डायमेंशन जो है वो क्या रहेगी अपने पास, सेम रहेगी, ठीक है। यूनिट और डायमेंशन क्या रहेगी, हमेशा यहां पे सेम रहेगी। इसके अलावा बात करें, काम करोगे तो वो ऊर्जा में चेंज हो जाएगा, ऊर्जा दोगे किसी चीज को तो वो काम करने लगेगा। सिंपली खुद से समझ लो, तुम खाना खाते हो, ऊर्जा मिलती है, उससे क्या करते हो, काम करते हो, है ना। और कई बार आपने ये भी देखा होगा कि आप काम करना स्टार्ट करते हो तो आपको ऊर्जा भी गेन होने लग जाती है, ठीक है। तो ये एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। इसके बाद अपने पास नई टर्म आती है ऊर्जा के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हिंदी में लिख लो स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कोमा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, कुल ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करें तो जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कैसे डिफाइन होती है, स्थितिज ऊर्जा, स्थिति के कारण ऊर्जा, किसके कारण ऊर्जा, स्थिति के कारण ऊर्जा। तो ये हो जाएगी पोजीशन, एनर्जी रिलेटेड टू पोजीशन इज पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी रिलेटेड टू मोशन, मोशन गति या काइनेटिक, कि जो मोशन से रिलेटेड एनर्जी है वो हो जाएगी आपके पास काइनेटिक एनर्जी। और जो आपके पास के ई प्लस पीई है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा है, वो आपका क्या हो जाएगा, कुल ऊर्जा हो जाएगी, ओके। इसके बाद आपके पास आती है वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, कार्य गतिज ऊर्जा परमेय। इसमें देखो आप क्या है, इसके अंदर कुछ इस तरीके की चीज है कि जो भी आप काम करोगे वो क्या होगा, गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा, या कह दो dw इक्वल टू आ गया आपके पास kf माइनस का ki। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। प्रूव करने की इसको कोई जरूरी नहीं है, तो dw बराबर अपने पास क्या आ गया, kf माइनस का ki। यहां पे एक चीज और भी ध्यान रखो आप, जैसे कुछ आपको टर्म्स लिखवा देता हूं, काम आएगी। सिस्टम पर किया गया कार्य नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव लोगे। सिस्टम द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव, सिस्टम को दी गई ऊर्जा
दी गई ऊर्जा धनात्मक सिस्टम से ली गई ऊर्जा ऋणात्मक। बस इतनी चीज है, ठीक है। और जो आप काम करोगे ना वो उसकी स्थिति ऊर्जा के रूप में रह जाता है। जो भी आप काम करते हो उसकी स्थिति ऊर्जा के रूप में रह जाता है। तो आपके पास जो du होता है वो कितना आता है, वो होता है माइनस का dw। यहां पे जो du है ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये क्या है, चेंज इन वर्क, चेंज इन वर्क, या आपने काम कितना किया वो मान लो, है ना। अब यहां से एक चीज और भी देख लो, आप क्या देख सकते हो, dw का मान रखो, क्या आएगा du, ये क्या आ गया dk, du का मान रखो uf माइनस ui, u फाइनल माइनस का u इनिशियल, u अंतिम माइनस का u प्रारंभिक, ये हो जाएगा kf माइनस का ki। और सोल्व करो, माइनस का uf प्लस का ui बराबर kf माइनस का ki। और इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या बना ui प्लस ki बराबर kf प्लस uf। समझ गए, ये क्या है इनिशियल वाली एनर्जी, तो ये क्या होगी टोटल एनर्जी, या जिसको आप कह दो मैकेनिकल एनर्जी, तो ये हो गया ei बराबर ये आ गया E ऑफ F। ये क्या है, ये है एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। यहां से आप ये भी देख सकते हो कि E बराबर क्या था, KE प्लस PE, मतलब बाहर से कोई काम नहीं किया जा रहा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, एनर्जी कहीं भी डिसिपेट नहीं हो रही है ना, घर्षण की वजह से, नॉइस की वजह से, पोल्यूशन की वजह से एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही। तो अपना जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है वो क्या रहता है, निश्चित रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। कुल ऊर्जा होगी वो क्या रहेगी आपके पास, निश्चित रहेगी। अगर के क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर के क्या हो जाए, कम हो जाए, तो पी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जहां के क्या होगी, मैक्स होगी, तो ये क्या होगी, मिनिमम होगी। जहां ये क्या होगी, मिनिमम होगी, वहां ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी। एग्जांपल लेना है तो इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल देखो अपने पास, ठीक है। इस तरीके से एग्जांपल है, ये इसकी पोजीशन है स्प्रिंग की, इसको आप खींच के यहां तक ले आओगे ना, इसका सेंटर पॉइंट है, आप इसको खींच के यहां तक लाओगे, आपने कितना मूव करा है, एक्स तक, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इस पॉइंट के ऊपर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। अब इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मिनिमम हो जाएगी। मिनिमम कैसे होगी, जब इस पॉइंट पे लेके आओगी तो एक पॉइंट के बाद इसका जो वेग होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। जब ये मुड़ने लगेगा तब इसका वेग क्या है, जीरो है। तो उस केस के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है, जो गतिज ऊर्जा है वो क्या है, मिनिमम है। तो उस केस के अंदर जो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो क्या रहेगी आपके पास, मैक्सिमम रहेगी। ओके, ये आपके पास एनर्जी, अपने पास कंजर्वेशन भी समझ लिया। ओके, इसके बाद आता है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कुछ कॉन्सेप्ट रह जाएंगे तो वो आपको न्यूमेरिकल जब करवाएंगे तो उनके अंदर आपको समझ में आ जाएंगे, है ना। उनके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी जो कंटेंट करवाया जा रहा है उस पर कंप्लीट फोकस के साथ बढ़िया से पढ़िए। क्या है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कौन से, संरक्षित और असंरक्षित बल। हिंदी में लिखूं या आप लिख सकते हो खुद से, संरक्षित व असंरक्षित बल। देखो संरक्षित और असंरक्षित बल क्या होते हैं, देखो जिन बल के अंदर जो किया गया कार्य W है ना, जो किया गया कार्य W है वो क्या हो, पाथ इंडिपेंडेंट हो, मतलब इंडिपेंडेंट, है ना, पाथ पर निर्भर नहीं करेगा, पाथ पर निर्भर नहीं करेगा, है ना। ऐसे बल क्या कहलाएंगे आपके पास, ये कहलाएंगे कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षित बल कहलाएंगे। इसका उल्टा कर दो, W क्या कर रहा है, पाथ पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट है ना। तो ऐसे बल क्या कहलाएंगे अपने पास, नॉन कंजर्वेटिव।
नॉन कंजर्वेटिव कहलाएंगे तो जो बल है, जो ऊर्जा है उसकी हानि होगी, ऊर्जा है उसकी हानि होगी तो वो किस रूप में होगी, डिसिपेशन के रूप में होगी, नॉइस के रूप में हो सकती है, और जो एनर्जी है जैसे आप कैसे भी बोल दो, प्रकाश ऊर्जा के रूप में, इन ऊर्जाओं के रूप में इसकी क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। यहां आपकी क्या रहेगी, एनर्जी भी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, एनर्जी कंजर्व रहेगी। ओके, इसको एक एग्जांपल के थ्रू और समझाऊं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। ये ए से बी तक आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो और ऐसे भी जा सकते हो। ये हो गया सी, ये हो गया डी पॉइंट और ये हो गया ई। तो आप गए तो ए सी बी से और वापस किससे आ गए, बी सी ए से आ गए, ठीक है। ये काम किया आपने, और इसके अंदर जो टोटल डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू है, वो कितना आया, 0 आया। तो ये आपका जो किया गया कार्य है वो पाथ पे निर्भर करा ही नहीं, वो पाथ पे निर्भर करा ही नहीं, है ना। ए सी किसी से भी गए और किसी से वापस आ गए, डी डब्ल्यू क्या है, 0 है। अगर ऐसा होता है किसी फोर्स के लिए, फॉर एनी फोर्स, अगर ऐसा होता है डी डब्ल्यू इजिकल टू 0 आ जाता है, तो आपका जो फोर्स है वो क्या कहलाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा, ठीक है। अगर यही चीज करते, ए से बी से गए और आपका बी डी ए से आ गए, है ना, और ये क्या होगा, डी डब्ल्यू नॉन 0 आया, क्योंकि ए से चले थे, ए पे वापस आ गए, नॉन 0 आए, तो इसे कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव। कौन सा फोर्स हो जाएगा आपके पास, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, असंरक्षित बल, असंरक्षित बल हो जाएगा। बस अब असंरक्षित बल के बारे में एक बात और आती है, देखो क्या आती है, डी डब्ल्यू क्या है, 0 है ना। डी डब्ल्यू कैसे आएगा, कंप्लीट डब्ल्यू कैसे आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, मैं बात कर लेता हूं 3D के अंदर ही, और इसी से गए इसी पे वापस आ गए, ठीक है, और डी डब्ल्यू क्या किया, 0 किया, तो ये क्या हो गया, क्लोज लूप बन गया। कैसा इंटीग्रल बन गया, क्लोज इंटीग्रल बन गया। तो ये इंटीग्रल कैसा आना चाहिए, 0 आना चाहिए, किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। अगर आपको प्रूव करना है कि ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है, तो आपका एफ डॉट डी आर वैक्टर कितना आना चाहिए, हमेशा 0 आना चाहिए। अब एक बात आप याद करो, अगर आपने स्टोक्स कर्ल थ्योरम पढ़ी है तो, स्टोक्स कर्ल थ्योरम नहीं पढ़ी फिर भी याद रख लो, स्टोक्स कर्ल थ्योरम क्या कहती है, THEOREM, स्टोक्स कर्ल थ्योरम क्या कहती है, स्टोक्स कर्ल थ्योरम कहती है एफ वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल को आप एरिया इंटीग्रल में बदल सकते हो, एफ क्रॉस डेल क्रॉस एफ वेक्टर, यहां आ जाएगा डी ए वेक्टर, ओके, डॉट डी ए वेक्टर आ जाएगा। ये क्लोज है सारा, है ना, ये क्लोज इंटीग्रल है, तो इसका मान क्या है, 0 है, तो इसका मान भी क्या होगा, 0 होगा। डेल है तो 0 हो नहीं सकता, है ना, एरिया वेक्टर 0 हो नहीं सकता, तो ये वाला क्या होगा, 0 होगा। इस केस से आपके पास आ गया डेल डॉट एफ वेक्टर बराबर 0। ये कंडीशन जहां भी प्रूव हो जाती है वहां आप क्या कह दोगे, ये फोर्स कैसा है आपके पास, कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ये आपके पास संरक्षी बल है। समझ गए हो ना। स्टोक्स कर्ल थ्योरम क्या थी, कोई भी लाइन इंटीग्रल आपके पास, कोई भी क्लोज लाइन इंटीग्रल है तो वो क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस एफ वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब बात करें एफ अगर कंजर्वेटिव होगा, अगर एफ कंजर्वेटिव कैसे होगा, एफ कंजर्वेटिव तब होगा जब आपका जो एफ वेक्टर है ना सिर्फ क्या हो, आर पे डिपेंड करे। किस पे डिपेंड करे, सिर्फ आर पे डिपेंड करे। नॉन कंजर्वेटिव कब होगा, नॉन कंजर्वेटिव कब होगा, एफ वेक्टर बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ वी हो, या फिर क्या हो, एफ ऑफ कुछ भी कर दो आप, है ना, एफ ऑफ ए कर दो, या फिर मान लो एफ ऑफ टी कर दो, ठीक है। जो फोर्स है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, त्वरण पे डिपेंड कर रहा है, या वेग पे डिपेंड कर रहा है, तो जो आपका जो एफ होगा वो कैसे कहलाएगा, नॉन कंजर्वेटिव कहलाएगा। अब डेल क्रॉस एफ को कैसे सोल्व करना है, ये आपके पास केस आ जाता है, कौन सा केस आ जाता है, डिटरमिनेट वाला केस आ जाता है, ठीक है ना। डिटरमिनेट तरीके से इसको सोल्व करते हैं, वो अपने कर लेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे तब। न्यूमेरिकल इसके बहुत सारे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ना थ्योरी कंप्लीट भी करनी है अपने को। इसके बाद अपने पास आती है पोटेंशियल एनर्जी। आफ्टर दैट वी हैव पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा क्या है, स्थिति के कारण जो ऊर्जा है आपकी वही आपकी स्थिति ऊर्जा है, ठीक है।
सिंपल, अपने पहले ग्रेविटेशनल वाला केस देखते हैं। ठीक है जी, इस पॉइंट से आप गए, आपने बॉल यहाँ पे थी, इस बॉल को आपने यहाँ तक फेंक दिया। ठीक है, या मान लो यहाँ से छोड़ा था और बॉल कहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक पहुँच गई। ये जो हाइट है ये अपने पास h है। ठीक है, और जब वो बॉल यहाँ पे पहुँचने वाली है तब उसका वेग कितना हो गया, v हो गया। यहाँ इसका वेग कितना है, 0 है। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। ये इसकी मान लो इनिशियल स्टेट है और ये इसकी फाइनल स्टेट है। तो E जो इनिशियल है ये क्या हो जाएगा, E जो इनिशियल अपने पास ये क्या हो जाएगा, E इनिशियल अपने पास होगा इस पॉइंट पे गतिज ऊर्जा के ई इनिशियल प्लस पी ई इनिशियल क्या है, और ऊर्जा कंजर्वेशन है तो ये ई एफ के इक्वल होगा। ई एफ क्या होगा, के ई फाइनल प्लस पी ई फाइनल। देखो तो के ई इनिशियल क्या आ जाएगा, गतिज ऊर्जा। इस पॉइंट के ऊपर गतिज ऊर्जा कितनी होगी, इस पॉइंट पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 एम वी स्क्वायर। ना 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 ना, क्यों, क्योंकि v क्या है, 0, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, क्या हो गई, 0 हो गई, आपके पास 0 हो गई। और पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पे है तो इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh होती है। सिंपली आपको पता ही है, ये तो mgh होती है। जो के ई फाइनल है इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद वेग कितना हो जाएगा, वेग v हो जाएगा। तो ये आ गई 1/2 एम वी स्क्वायर। h क्या हो गया, 0 हो गया। तो जो स्थितिज ऊर्जा थी वो कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ आपके पास क्या आ गया, एम जी एच बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। या यहाँ से आगे सोल्व करो, एक तो रिलेशन ये आ गया, m से m काट दो तो v बराबर आ गया √2gh। मतलब h हाइट से किसी वस्तु को गिराने पर, फ्री फॉल करने पर जो वेग आपके पास वो कितना हो जाता है, √2gh हो जाता है। ओके, इसी तरीके से एक स्प्रिंग वाला केस आता है। ये तो अपने पास पहला केस हो गया है ना। एक आता है दूसरा केस। दूसरा केस है, इसके अंदर इस पॉइंट के ऊपर गतिज ऊर्जा क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और जैसे ही आप आगे आते हो थोड़े से यहाँ तक, ये यहाँ पे कैसे आए, आपने इसको कितना डिस्प्लेसमेंट दे दिया, x डिस्प्लेसमेंट दे दिया। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, इसकी जो गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, वो हो जाएगी 1/2 kx स्क्वायर। यू बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 kx स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 kx स्क्वायर हो जाएगी इसकी स्थितिज ऊर्जा। तो स्प्रिंग से रिलेटेड जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी होती है, 1/2 kx स्क्वायर होती है। जो f होता है आपके पास वो होता है माइनस का kx। ठीक है, अब जो आपके पास n, ये आपको निकालना हो कि u कैसे आएगा, u क्या होता है, माइनस का w। ठीक है, w क्या होता है, f.dr, है ना। अब दोनों की दिशा क्या होगी, 0 से लेकर के मान लो इसको आपको a तक लेके जाना है, या x डिस्प्लेसमेंट देनी है, आपको x देनी है तो ये 1D में ले लो, dx कर दो। ठीक है, जो आपका बल होगा ना वो विस्थापन के विपरीत होगा। जैसे कि आप देखो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने इधर खींचोगे तो स्प्रिंग उसको कहां खींचेगी, इधर खींचने की ट्राई करेगी ना, तो इनकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। तो यहां एक नेगेटिव और आएगा, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया माइनस वाला, इनकी दिशा क्या विपरीत है तो एक माइनस और आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, ये बच गया यहाँ पे के, बल होता है के एक्स, ये है डी एक्स, ये जाना है आपको 0 से x, करो इंटीग्रेशन, ये आएगा 1/2 kx स्क्वायर। तो स्प्रिंग की जो स्थिति ऊर्जा है वो कितनी होती है, 1/2 kx स्क्वायर होती है। ओके, अब इस पॉइंट के ऊपर x 0 है तो स्थिति ऊर्जा क्या होगी, 0 हो गई। स्थिति ऊर्जा 0 तो वो ऊर्जा कहां गई, जो इस पॉइंट के ऊपर स्थिति ऊर्जा थी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी, वो जो ये वाला पॉइंट है इसके ऊपर आते आते किसमें चेंज हो जाएगी, गतिज ऊर्जा के रूप में चेंज हो जाएगी। तो जब ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा तो इस पॉइंट के ऊपर आप गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, इतनी। इस पॉइंट पर स्थिति ऊर्जा कितनी थी, इतनी। ठीक है, तो ये बराबर भी है या नहीं है, कि x बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। इस तरीके से ये x नहीं आएगा। बात इतनी है कि ये जो इस पॉइंट पे आपका जो वेग होगा ना वो वेग मैक्सिमम होगा, और इस पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो मैक्सिमम होगी। तो अगर a लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि मान लो कोई स्प्रिंग है जिसका यहाँ पे वेग है, जो ये इसका सेंटर पॉइंट था उसके ऊपर इसका वेग है वो मैक्सिमम है, वी मैक्सिमम है, और यहाँ तक आपने इसको छोटे से आगे लेके आए कि इस पॉइंट से आगे जा ही नहीं सकता खुद से, है ना। वो एम्पलीट्यूड a है, जो डिस्प्लेसमेंट x आ रही थी वो a है, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 ka स्क्वायर बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। यहाँ पे v स्क्वायर ना आके v मैक्सिमम स्क्वायर आएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा जो स्थिति ऊर्जा है वो आपकी बराबर हो जाएगी। इसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, कर ली वैसे तो अपने, थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिर भी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये तो कंप्लीट चैप्टर भी आएगा ना अपने पास,
तो वहां भी डिस्कस हो जाएगी। ग्रेविटेशनल चैप्टर आएगा शायद, इससे दूसरा चैप्टर ये, इसके बाद एक चैप्टर, उसके बाद एक चैप्टर, वही चैप्टर अपने पास ग्रेविटेशनल है ना। तो यहाँ पे बल कितना लग रहा होगा ग्रेविटेशनल वाले में, -G कैपिटल M स्मॉल m बटा r स्क्वायर। जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, mgh होगी। बस इसके बारे में ज़्यादा सोचने की करने की जरूरत नहीं है। और ऊर्जा की बात करो आप कि दो पिंडों के बीच में जो होगी, ये तो आ गई पृथ्वी वाली, ये तो आ गई अर्थ वाली स्थिति ऊर्जा, ठीक है, h हाइट के ऊपर है। अब बात करें दो पिंडों के बीच में, तो ये हो जाएगी Gmm बटा r। अब देखो बात, जब स्थिति ऊर्जा क्या है, नेगेटिव है, तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा, स्टेबल कहलाएगा, ठीक है। जब u क्या है, पॉजिटिव है, तो सिस्टम क्या कहलाएगा, अनस्टेबल कहलाएगा। अनस्टेबल मतलब अस्थायी, जो स्टेबल है इसका मतलब स्थायी। ओके, इसके चलें आगे, और इसमें इतना ही था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये मैंने बता दिया, माइनस का Gmm बटा r। इसका आप डेरिवेशन भी कर सकते हो, f आपके पास है, dr करके इंटीग्रेशन कर दोगे आ जाएगा, पर वो आपके काम का है नहीं, ठीक है। पेपर में आपसे कोई भी डेरिवेशन नहीं करवाएगा। ओके, मैकेनिकल एनर्जी वाला कंजर्वेशन देख लिया और वो भी चीज देख ली। अब आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है, क्या आता है देखो, छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बताऊं। अगर क्या है, कंजर्वेशन हो रहा है, कंजर्वेटिव सिस्टम बोल दो, कंजर्वेटिव फोर्स बोल दो, ठीक है, एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन बोल दो। अगर ये अप्लाई हो रहा है तो आपका जो फोर्स होगा ना, जो F होगा वो कितना आएगा, F आएगा माइनस का du बटा dr। कितना आएगा, माइनस का du बटा dr आएगा। इस तरीके से आप F निकाल सकते हो। और यहाँ पे और भी चीजें आती है, जैसे कि आपको सिखाता हूं, ठीक है। फोर्स आप ऐसे निकाल दोगे, जो बाकी की चीजें हैं वो इस टॉपिक के अंदर अपने समझते हैं। अगला टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी एंड नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। पोटेंशियल एनर्जी एंड नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको समझो आप, ठीक है। मान लो आपको U दिया था, U आपको गिवन है, U क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। आपको बताना है कोई पॉइंट, ठीक है, इसको बताना है आपको कहाँ ये स्टेबल है, कहाँ ये अनस्टेबल है, ये सारी बात बतानी है, ठीक है। थोड़ी सी मैं एक दो इसके अंदर आपको डिटेल भी शेयर करूंगा। ओके, इसका मैं डायग्राम बना लूँ, पहले डायग्राम बना लूँ क्या, ठीक है, बना लेता हूँ। ये आपके पास स्थितिज ऊर्जा U है, ओके। ये आपके पास डिस्टेंस R है, और इसका जो ग्राफ है वो आपके पास कुछ इस तरीके से, ओके। तो ये आपके पास क्या हो गया, मैक्सिमा, उच्चतम पॉइंट हो गया इसका ग्राफ का। ये आपके पास हो गई मिनिमा, क्या हो गई, मिनिमा हो गई। ये पॉइंट जो आपका वो क्या है, स्टेबल है, और ये कैसा पॉइंट है आपके पास, अनस्टेबल पॉइंट है। सिंपल सी बात है ना, ऊर्जा ज्यादा होती है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। स्टेबल अनस्टेबल पॉइंट है। ये क्या है, एक तरीके से आप देखो तो इस ग्राफ की स्लोप भी है du बटा dr, और ये क्या आ गई, पैरेलल आ गई, tan थीटा, थीटा कितना हो गया 0, tan 0 का मान 0, तो du बटा dr कितना आएगा 0, और ये du बटा dr कितना आएगा 0। ये पॉइंट है R1 और ये पॉइंट आपका R2, ठीक है। तो जब भी आपको ये देखना हो मैक्सिमा है मिनिमा है, u आपको गिवन हो, तो आपको क्या करना है, du बटा dr को क्या कर दो, u का एक बार डेरिवेटिव करके उसको 0 के इक्वल रख दो। 0 के इक्वल रख दिया, अब इसको आप क्या करना, सोल्व करना। क्या करना, सोल्व करना। सोल्व करोगे तो आपके पास r के दो मान आ जाएंगे, R1 और R2। क्या आ जाएंगे, R1 और R2 आ जाएंगे। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव करना आप, d2u बटा d ऑफ r स्क्वायर। इसका दोबारा डेरिवेटिव करो, d2u बटा dr स्क्वायर, दोबारा डेरिवेटिव करोगे इसको, दोबारा डेरिवेटिव करो, और उस पर मान देखो, किस पे मान देखो, r इजिकल टू R1 पे, ठीक है। और d2u दोबारा डेरिवेटिव किया था, और इसका किस में मान देखो, R2 पे। हो सकता है इस पे ये क्या आ जाए, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो ये कौन सा पॉइंट है, न्यूनतम पॉइंट, या कह दो ये क्या है, मिनिमा है। क्या है, मिनिमा है। यही चीज है ना, मैं सही बता रहा हूं ना, ठीक है, सही बता रहा हूं मैं, ये मिनिमा है। अगर ये आ गया लेस देन 0 तो ये क्या है आपके पास, मैक्सिमा है, या आप कह दो अधिकतम पॉइंट है। ये मैक्सिमा होता है ना, उच्चतम, सॉरी अधिकतम कह दो या उच्चतम कह दो, एक ही बात है। ओके, अगर ये अपने पास मान लो कोई 3 पॉइंट आए, R1 R2 R3 आ गए, और ये जो R इजिकल टू R0 एक पॉइंट हो रहा था, उस पे क्या है 0 है,
तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अपने पास नेचुरल इक्विलिब्रियम या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। यहाँ पे dF बटा dr क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जबकि इनके अंदर क्या होगा, इसके अंदर देखो ये खुद नेगेटिव है, ठीक है, तो इसका ठीक उल्टा चलेगा। ये अपने पास लेस देन 0 है ना, तो इस पॉइंट के ऊपर dF बटा dr क्या आ जाएगा, r इजिकल टू RT पे। ये लेस देन 0 था, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और ये dF बटा dr जो है आपका r इजिकल टू R1, ये इसे उल्टा रहेगा, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ये बात जो है ये नॉलेज के लिए है, इससे इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। जबकि ये वाली चीज़ है ना, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। अब आप थोड़ी सी बात ये ध्यान रखो कि जो सिंगल डेरिवेटिव करते हैं du बटा dr वो क्या रहता, स्लोप रहता। पर अब यहाँ पे देखो, आप एक चीज यहाँ पे देखो, आप इधर से इधर जा रहे हो, है ना, आगे की तरफ बढ़ रहे हो, आगे की तरफ बढ़ रहे हो। यहाँ पे ये है, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद, और यहाँ से चलोगे आगे तो यहाँ पे तो ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, ठीक है ना। ये स्लोप क्या होती जा रही है, नेगेटिव होती जा रही है। क्या होती जा रही है, नेगेटिव होती जा रही है। आप देखो बात, समझ रहे हो ना मेरी बात। एक मिनट रुको, न्यूनतम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है, तो जो आगे से आगे ये धनात्मक होता जाएगा, नहीं, हाँ ऐसे देख सकते हो, यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना हो जाएगा। इसको जब क्रॉस करोगे इधर इतना है, धनात्मक है, फिर आगे यहाँ सब क्रॉस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ये था धनात्मक, धनात्मक से क्या हो गया, ऋणात्मक हुआ है। नहीं, ये ऋणात्मक था, ऋणात्मक से आगे क्या हुआ है, धनात्मक हुआ है। जबकि ये क्या था, धनात्मक था, धनात्मक से क्या हुआ है, ऋणात्मक हुआ है। इस चीज को आप ऐसे देखो, थोड़ा सा समझाता हूँ आपको, ब्लैक वाली सा इरेज करके, ये पूरा इरेज ना हो जाए, हो गया ना पूरा इरेज, दोबारा बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा आप इस चीज को ऐसे देखो कि इससे पहले इस पॉइंट पे आओ, आप इस पॉइंट पे आए तो ये क्या है, टेन थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 है, थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 है। तो जो आपकी स्लोप होगी वो क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी। यहाँ पे आए तो क्या होगी, धनात्मक होगी। यहाँ पे आए तो क्या होगी, धनात्मक हो गई। तो क्या होगी, धनात्मक होगी ना। तो ये क्या है, मिनिमम पॉइंट है। क्या है, मिनिमम पॉइंट है। इस R2 पॉइंट की बात करो तो पहले क्या है, देखो पहले ये एंगल बन रहा है ना, पहले ये एंगल बन रहा है, थीटा क्या है, लेस देन 90 है, तो ये क्या है, धनात्मक है। और जब इससे आगे जाओगे तो टेन थीटा क्या आ गया, थीटा 90 से बड़ा, तो जो टेन थीटा था आपका वो नेगेटिव आ गया। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, नेगेटिव आ गया ना। तो नेगेटिव आ गया, ये लो ये वाला नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, अधिकतम पॉइंट हो जाएगा, मैक्सिमा आपकी बन जाएगी। ठीक है, ये जो अभी भी मैंने बात बताई है समझ में आ गई, दी बेस्ट है। समझ में नहीं आई तो इसको स्किप कर देना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये ध्यान रखना आप कि जब भी आपको अधिकतम या न्यूनतम या मिनिमा या मैक्सिमा निकालनी हो, पॉइंट निकालने हो, तो आप क्या करोगे, जो आपका कंजर्वेटिव सिस्टम हो तो जो u है, स्थिति ऊर्जा है, उसका पहला डेरिवेटिव 0 के बराबर, यहाँ से आपको मान मिलेंगे R1 R2 R0। अब फिर क्या करना है, u का दोबारा डेरिवेटिव करना है, d2u बटा dr, इसकी वैल्यू देखनी है r इक्वल टू R0 पे, r इक्वल टू R1 पे और r इक्वल टू R2 के ऊपर। जिसके लिए ग्रेटर देन 0 आएगा वो मिनिमा, लेस देन 0 आएगा वो मैक्सिमा, बराबर 0 आएगा वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, इसके बाद अपने पास आता है नया टॉपिक पावर। बाकी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो अपने जब न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे हो जाएगा, है ना, कोई डाउट रखने की जरूरत आपको है नहीं। आ जाओ जी, अगला पॉइंट क्या है, पावर। पावर क्या है, कार्य करने की क्षमता। तो जो P है आपका वो क्या हो जाएगा, dw बटा dt। dw बटा क्या है, dt है, ये क्या हो जाएगा, wt, w2 माइनस w1 बटा आ जाएगा t2 माइनस का t1। ओके, एक चीज आप ये भी देख सकते हो, P बराबर क्या हो जाएगा, dw बटा dt। इसको आप क्या लिखते हो, dw को f डॉट dr वेक्टर बटा dt। तो ये हो जाएगा आपके पास f वेक्टर डॉट dv वेक्टर, f वेक्टर डॉट dv वेक्टर। पावर अपने पास इस तरीके से भी हो जाएगी। इसके बाद आपके पास आती है सर्कुलर मोशन। क्या आती है, सर्कुलर मोशन इन ए प्लेन, सर्कुलर मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, अपना जो लेक्चर है इसको चलते आधी घंटा हो गई है। अपनी पूरी ट्राई है कि जो वर्क एनर्जी और पावर है इसको अपने 1 घंटे के अंदर अंदर फिनिश कर दे, 50 मिनट तक कर दे, 55 मिनट तक कर दे, बेस्ट है। इसको आप थोड़ा सा देखो, ये किस तरीके से होगा।
ये आपका सेंटर पॉइंट है, इसके आसपास सर्कल में चीजें घूम रही है। ये लो जी, ये सर्कल बन गया आपके पास। इस सर्कल के अंदर जो वस्तु है वो गति कर रही है, ठीक है। जब इसको आप घुमा रहे हो, सेंटर की तरफ एक बल लगता है जिसे अपने कहते हो सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, जो अभिकेंद्रीय बल है। अभिकेंद्रीय बल है, केंद्र की तरफ लगता है ये, ठीक है। अब एक बार मान लो जो आपकी वस्तु थी वो इस पॉइंट के ऊपर थी, इस पॉइंट के ऊपर थी। इस पॉइंट पे उसके जो इसकी जो वेग है वो कितना था, u था। सिंपल सी बात है, अलग अलग होंगे ना। और उसके बाद वो कौन सी पॉइंट पे आ गई, घूमते घूमते इस पॉइंट पे आ गई। इस पॉइंट के ऊपर जो वेग है वो v है, इस पे u था और इस पे क्या है, v है। जो टेंशन लग रहा होगा वो इसके अंदर की तरफ t ऐसे लगेगा, है ना। और जो इस पॉइंट का भार है वो नीचे की तरफ कितना है, mg है। किसी पॉइंट के ऊपर ये कोण कितना बना रहा है, थीटा। तो आपका जो ये वाला कोण है ये भी थीटा, तो ये आ जाएगा mg कोस थीटा। और जो इधर वाला है ये क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा। ओके, ये मैंने इतना सुंदर तरीके से नहीं लिखा तो इसको मैं इरेज करके दोबारा लिख देता हूँ। ये अपने कर देते हैं इस पेज से, ठीक है। ये जो ये वाला है ना, ये कितना है, mg साइन थीटा। ओके, ठीक है जी, कर दिया आपने। आगे बताओ। अब देखो इधर बल कितना लग रहा है, mg कोस थीटा। इधर कितना है, t। और तो कुछ है नहीं, और कुछ है क्या अभी के लिए तो। हाँ, ये कितनी त्रिज्या है, r त्रिज्या है। ये कितनी त्रिज्या है, r त्रिज्या का सर्कल है, तो ये r है, तो ये क्या होगा, r कोस थीटा। r क्या होगा, कोस थीटा होगा। और ये आपकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, h है। पहले इस पे था, धरातल पे था, उसके बाद यहाँ पे पहुंच गया, तो ऊंचाई का जो अंतर है वो कितना आ गया, h आ गया। इतना सारा डाटा आपको दिया गया। तो देखो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv² बटा r, जो सेंटर की तरफ लग रहा है, जो सेंटर की तरफ बल लग रहा है आपके पास mv² बटा r, है ना। सेंटर की तरफ कौन सा लगेगा, mv² बटा r लगेगा। सेंटर की तरफ ये सेंट्री जो पिटल फोर्स है किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा, अंदर लग रहा है टेंशन, बाहर लग रहा है mg cos थीटा। अंदर की तरफ बल कब कब लगता रहेगा, जब आपका टेंशन जो है वो mg cos थीटा से क्या रहे, ज्यादा रहे। अगर टेंशन क्या हो जाएगा, mg cos थीटा से कम हो जाए, अंदर कम लग रहा है बाहर ज्यादा लग रहा है, तो पार्टिकल टूट के बाहर गिर जाएगा। पर ऐसा नहीं है, सर्कुलर के अंदर आपको मोशन करानी है, तो t क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो जो सेंट्री अपने पास पिटल फोर्स है वो कैसे रहेगा, mv² बटा r बराबर t माइनस का mg cos थीटा। इक्वेशन नंबर 1, ये अपने बहुत काम की इक्वेशन है। क्या है, बहुत काम की इक्वेशन है, ठीक है जी, है बहुत काम की इक्वेशन। दूसरी बात और बताओ, दूसरी बात ये है पॉइंट u और पॉइंट v, इसको बोल दो आप a पॉइंट, इसको बोल दो आप ये वाला जो है इसको बोल दो b पॉइंट। दोनों पे क्या लगाओ, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, एनर्जी। इसके आप सीधा रिजल्ट याद रख लेना, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। एनर्जी कंजर्वेशन एट ए एंड बी, एट ए एंड बी। ओके, ठीक है जी, आ जाओ लगाओ। U जो है इसके ऊपर H क्या है, जीरो है। H जीरो है तो जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो जीरो होगी, गतिज ऊर्जा होगी वो 1/2 mu², 1/2 mu²। ये क्या होगी, गतिज ऊर्जा, ये क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है जी, आप इस पॉइंट तक आ गए। अब आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी हो गई, mgh, और जो गतिज ऊर्जा वो हो गई 1/2 mv²। ओके, अब देखो और सोल्व करें इसको आगे, और सोल्व करें क्या, ठीक है करेंगे आगे सोल्व, पर पहले h का मान बताओ। h का मान आप खुद देख लो, ये कितना है, ये पूरा कितना है r, ये कितना है r cos थीटा, तो ये कितना आ गया r माइनस का r cos थीटा। इक्वेशन नंबर 2 जो आपका जो h है वो कितना आ गया, r माइनस का r cos थीटा। ये समीकरण नंबर कितनी आ गई, 7 नंबर समीकरण आ गई। कितनी आ गई, सॉरी समीकरण नंबर 3 आ गई। कितनी आ गई, समीकरण नंबर 3 आ गई। इनको यूज करना है अपने को। इक्वेशन नंबर 2 में चलो आ जाओ, 2 में चले, काट दो, m से m गया, ये वाला m गया, 2 से 2 गया, यहां 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ गया समीकरण नंबर 2 और 3 से देखो क्या आ गया, ये आ गया v², v², क्या समीकरण आ गई,
ये आ गई यू स्क्वायर बराबर आ गई ना, यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर प्लस का 2gh, ऐसा है क्या? हाँ 2gh आ गई। h का मान रख दो, h का मान कितना है? r माइनस का r कोस थीटा आ गई ना। ये कितना है? समीकरण नंबर आ गई 4, समीकरण नंबर 4। और अपने पास ये कितना था? अंदर घूमने के लिए जो बल था, ठीक है, ये समीकरण नंबर 4 आ गई। अब समीकरण नंबर 1 से देखो, इक्वेशन बाय इक्वेशन 1 है ना, यहां से टेंशन निकालो। टेंशन कितना आ गया? टेंशन कितना आ जाएगा? mv स्क्वायर बटा r प्लस mg कोस थीटा। अब बात आ जाएगी सर यहाँ पे v क्यों लिया? तो v इसलिए लिया क्योंकि किसी भी रैंडम पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कितनी मानी है? v मानी है, ठीक है, तो इस तरीके से लिया है। अब कोस थीटा mg कोस थीटा, अब क्या लिखो? अब और क्या करोगे? मान कर लिखो, और क्या करोगे? अब मान लिखोगे और क्या करोगे? अब देखो ये मान आ गया आपके पास, समीकरण नंबर 5 आ गई, ठीक है। अब देखो टेंशन अधिकतम कब होगा, टेंशन न्यूनतम कब होगा, ये देखो आप, ठीक है। टेंशन न्यूनतम अधिकतम देखो, तो टेंशन अधिकतम कब होगा? टेंशन अधिकतम तब होगा जब ये क्या हो जाए? अधिकतम, अधिकतम मतलब कोस थीटा अधिकतम, कोस थीटा अधिकतम कितना होता है? 1, तो अधिकतम कितना हो जाएगा? mv स्क्वायर बटा r प्लस का mg। इसके लिए थीटा को क्या होना पड़ा? थीटा को 0 डिग्री होना पड़ा। थीटा 0 मतलब ये पॉइंट यहीं पे है ना, थीटा 0 कर दो, यहां पे आ जाओ। तो ए पॉइंट के ऊपर जो आपका टेंशन होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ये लिख दो, ये कौन सा पॉइंट है? लोएस्ट पॉइंट, या ये कौन सा पॉइंट लिख दो? पॉइंट ए। डायग्राम के हिसाब से पॉइंट कौन सा आ गया? ए आ गया। टी मिनिमम कितना हो जाएगा? mv स्क्वायर बटा r माइनस का mg। ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन सा है? मैक्सिमम पॉइंट। कौन सा पॉइंट आपके पास? मैक्सिमम पॉइंट, या जो पॉइंट है इसको बोल दो आप पॉइंट, नाम दे दो नया। ये ए था, ये बी था, इसको सी दे दो, तो जो सी पॉइंट है ये है ना, पॉइंट सी। ओके, टी मैक्सिमम और टी मिनिमम आपके पास आ गए। अब देखो, अब अलग अलग केस आते हैं। पहला केस क्या आता है? कंडीशन 4। इसके केस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। कंडीशन 4, लूपिंग द लूप। लूपिंग द लूप, लूपिंग द लूप मतलब जो जैसे आपने पत्थर को घुमा रहे हो ना, तो इसका वेग कितना होना चाहिए कि वो पूरा सर्कल में कन्वर्ट हो जाए। हो सकता है इसका वेग कम हो तो ये कहां तक जाए? यहां तक जाए। हो सकता है इसका वेग ऐसा हो कि टूट के बाहर चला जाए। हो सकता है इसका वेग इतना हो कि ये पूरा सर्कल में क्या कर दे? मोशन कर ले। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? जैसे मान लो ये प्लेन है, ये तो आपको ऐसे दिखेगा नहीं, ऐसे देखो, ऐसे घुमा रहे हो इसको, प्लेन ऐसे देखना, ऐसे घुमा रहे हो इसको, ठीक है ना। तो हो सकता है इसका वेग इतना हो कि टूट के बाहर चला जाए। यहां तक घुमाया, इससे बाहर। हो सकता है ये पूरा घूमता रहे, हो सकता है ये पूरा घूमे नहीं, ये बस ऐसे ऐसे होता रहे, ठीक है। 3 केस है। पहला केस आता है लूपिंग द लूप। लूपिंग द लूप मतलब क्या है? पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। इसके लिए जो आपका u आता है, जो मिनिमम पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन रूट ऑफ 5gr होनी चाहिए। कैसे आई? डज नॉट मैटर, कैलकुलेट नहीं करेंगे, मैटर नहीं करता। दूसरा क्या है? दूसरा है अपने पास कंडीशन 4, लिविंग द सर्कल। लूपिंग द लूप मतलब पूरा चक्कर लगाने के लिए, पूरा घूम जाएगा वो, है ना। दूसरा आता है कंडीशन 4, लिविंग द सर्कल। लिविंग द सर्कल, कंडीशन 4 लिविंग द सर्कल। तो ये क्या हो जाएगा? सर्कल को आपको लीव करवाना है, ठीक है ना, छोड़ के भाग जाए सर्कल को, यहां से टूट के भाग जाए। तो इसका केस आपका u इज लेस देन रूट 5gr हो, पर ये बड़ा हो किससे? रूट ऑफ 2gr से। अब रूट ऑफ 2gr आया तो इसको एक जगह और यूज ले लो। तीसरे क्या है? कंडीशन 4, ऑसिलेशंस। कंडीशन 4, ऑसिलेशंस, आपके दोलन होते रहे, इस तरीके से आपके क्या होते रहे? दोलन होते रहे। तो ये जो केस होगा, इसमें आपका जो u है, मिनिमम पॉइंट के ऊपर जो एनर्जी थी, वो क्या हो जाएगी? रूट ऑफ 2gr, है ना, कि जो u है आपका वो 0 से लेकर के रूट 2gr तक हो जाए आपके पास। इस तरीके से अपना जो कार्य ऊर्जा और शक्ति है, आपका वर्क एनर्जी और पावर है, लगभग टॉपिक जो है वो पूरा हो गया है। अब अपने पास 1-2 टॉपिक शायद और बचे हैं, ये शायद एक ही बचा है,
नहीं, हाँ एक दो टॉपिक और बचे हैं। इसके बाद अपने पास टॉपिक आता है कोलिजन। कोलिजन टक्कर जिसे आप कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको, ये टॉपिक जो आपको समझ में आ गया होगा, जो यू है आपका वो ग्रेटर देन √5GR होगा, और जब ये क्या करेगा, लूप बनाएगा, मतलब पूरा सर्कल पूरा कर देगा। लिविंग द सर्कल वाली बात करोगे तो ये √2GR और √5GR के बीच रहेगा। ऑसिलेशंस की बात करोगे तो 0 से 2GR जब इसकी वेलोसिटी होगी तब ये क्या करेगा, ऑसिलेशंस करेगा। ओके, ठीक है जी। इसके बाद अपने पास आता है कोलिजन। नया टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक आपके पास क्या है, अगला टॉपिक आपके पास कोलिजन या कह दो टक्कर, जिसे आप एक अन्य नाम से भी जानते हो, संघट। कोलिजन क्या होता है, टक्कर क्या होता है, बेसिकली देखो कि जब दो बॉडीज है आपके पास वो आपस में कांटेक्ट में आएगी, ठीक है ना, तो वो टक्कर करती है। इसको आप स्कैटरिंग वाले पॉइंट से भी ले सकते हो। बेसिकली स्कैटरिंग और जो कोलिजन है वो अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन जो जब छोटी क्लास में पढ़ते हैं, जब अभी आप 12th तक का सिलेबस कवर कर रहे हो पीजीटी एग्जाम के लिए, तो यहाँ पे स्कैटरिंग और जो कोलिजन है उनका एक ही मीनिंग लिया जाता है, ठीक है। जो कोलिजन आपके पास बेसिकली दो तरीके की होती है, यहीं अपने इनको डिस्कस कर देंगे कंप्लीट। एक होती है इलास्टिक कोलिजन, एक होती है इलास्टिक, एक होती है इनइलास्टिक, ठीक है। जैसे इलास्टिक है तो हो जाएगी प्रत्यास्थ टक्कर, और ये अपने पास आ जाएगी अप्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर। यहां पे जो आपका मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। यहां पे भी आपका जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। पर यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, ठीक है। प्रत्यास्थ टक्कर के अंदर आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, जबकि अप्रत्यास्थ टक्कर के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती। तो आपके पास स्पेशल एक पॉइंट आएगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो अप्रत्यास्थ टक्कर के अंदर कंजर्व नहीं रहेगी, जबकि प्रत्यास्थ टक्कर जो आपकी होगी उसके अंदर ही आपके पास कंजर्व रहेगी। ओके, और बात करें इलास्टिक के अंदर भी क्या हो जाएगा, एक केस आता है परफेक्टली इलास्टिक, इसका परफेक्टली इन इलास्टिक, सॉरी परफेक्टली इन इलास्टिक की बात करें। परफेक्टली इन इलास्टिक क्या होती है, जब दो बॉडी आए टक्कर करें और वो एक दूसरे से क्या हो जाए, चिपक जाए, एक दूसरे से क्या हो जाए, चिपक जाए। तो ये जो केस है आपके पास क्या कहलाता है, ये केस अपने पास कहलाता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। अब इनके बारे में देखते हैं कैसे लिखते हैं, उनको स्टडी करते हैं ना फटाफट। लगभग 15 मिनट के अंदर अपना जो रेस्ट पार्ट है ये कंप्लीट करने की ट्राई रहेगी, है ना, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लंबा है तो मैं इसको 2 लेक्चर के अंदर लेके नहीं जाना चाहता। तो अपने पास पहला पॉइंट आ रहा है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, प्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर, ठीक है। प्रत्यास्थ टक्कर के बारे में देखो आप, क्या है प्रत्यास्थ टक्कर अपने पास। ये सिंपल ऐसे है, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m1 है, दूसरी वस्तु है उसका द्रव्यमान m2 है, ठीक है। इसका जो वेग है वो u1 है, इसका जो वेग है वो u1 और u2 हो गया। कोलिजन के बाद इसका जो m1 जो आपके पास पार्टिकल है, दूसरा जो m2 आपके पास पार्टिकल है, इनके वेग हो गए v1 वेक्टर और दूसरे का हो गया v2 वेक्टर, ठीक है। तो वहां पे अपने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दो और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगा दो, क्योंकि यहाँ तो दोनों अप्लाई होंगे। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, ये वेक्टर के अंदर है। समीकरण नंबर आ जाएगी 1। दूसरा लगा दो एनर्जी का 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर बराबर 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। समीकरण नंबर आ जाएगा 2, ठीक है। ये अपने जो एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन से वो दोनों लगा दिए। इसको आप लिख सकते हो सिंपली P इनिशियल बराबर P फाइनल, इसको आप लिख सकते हो K इनिशियल बराबर K फाइनल। ओके, अब इनको जब सोल्व करोगे, सोल्व कैसे करेंगे वो अपने को डिस्कस नहीं करना है क्रैश कोर्स के अंदर। इनको सोल्व करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आती है v2 वेक्टर बराबर 2 m1 u1 वेक्टर बटा m1 प्लस m2 प्लस इधर आ जाएगा
m2 माइनस का m1 और इधर आ जाएगा u2 वेक्टर बटा m1 प्लस m2, ठीक है। और u1 वेक्टर जो b1 वेक्टर जो होगा, b1 वेक्टर जो होगा वो कितना आएगा, वो आएगा 2 m2 u2 वेक्टर बटा m1 प्लस m2 प्लस आ जाएगा m1 माइनस का m2 u1 वेक्टर। क्या किया देखो, सिंपली चेंज किया है, m1 को 2 से चेंज किया, 2 को 1 से कर दिया है ना, 1 को 2 से, 2 को 1 से, यहां आ जाएगा m1 प्लस m2। तो ये अपने पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, ठीक है। कि बाद में जो वेलोसिटी क्या हो जाएगी इलास्टिक कोलिजन के अंदर, उन चीज की वैल्यू आ गई। एक चीज यहां पे और आती है, जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है आफ्टर और बिफोर कोलिजन है वो हमेशा इक्वल होगी, ठीक है। तो यहां मैं स्टार लगा के लिख देता हूं रिलेटिव वेलोसिटी। इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे बाद में ये होगी v2 माइनस का v1, v2 माइनस का कितना हो जाएगी v1, जबकि पहले इसको लिखोगे आप u1 वेक्टर माइनस का u2 वेक्टर, ओके। इसे कहते हैं समीकरण नंबर 5 दे दो इसे, और इसको आप लिख दो रिलेटिव ऑफ अप्रोच, नहीं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको आप लिखते हो, देखो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे आप, ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कि कोलिजन से पहले पास आ रहे हैं, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, उस टाइम इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है। और दूसरा आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। ये दोनों चीज अपने पास इक्वल आएगी। अब इनके स्पेशल केसेस बन सकते हैं, ये स्पेशल केसेस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो आप निकाल लोगे जब आपको नीड पड़ेगी तो, ठीक है, हो जाते हैं वो कैलकुलेट। स्पेशल केसेस के अंदर पहला केस तो यही है कि m1 बराबर m2 हो तो क्या होगा, इनको आप, ठीक है, क्या होगा देखो, इसी से देख लो 3 और समीकरण 4 से, m1 बराबर m2 होगा तो ये टर्म गई, ये टर्म गई, ये आ जाएगा, ये इक्वल है, ये m है, ये 2m है, तो 2m से 2m आएगा, वो गया, 2 से 2 गया, तो क्या हो जाएगा v2 बराबर u1 और v1 बराबर हो जाएगा u2, मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी। तो आपके पास जो v1 होगा वो क्या आ जाएगा, u2 आ जाएगा, और जो v2 होगा वो कितना आ जाएगा, u1 आ जाएगा, ठीक है ना। वो मैंने वहीं कैलकुलेट कर दिया, आप देख सकते हैं, उनको सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास ये आएगा। दूसरा केस अपने पास बचता है जब m1 क्या हो, बहुत ज्यादा बड़ा हो m2 से, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, लिख लेते हैं, एक लिख देता हूं, v2 निकाल देता हूं, v1 आप खुद से निकाल लेंगे, है ना। तो निकालो v2 का पहले तो फॉर्मूला लिखो। v2 का फॉर्मूला क्या है, v2 का फॉर्मूला है अपने पास m1 u1 बटा m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 u2 बटा, सही लिखा है ना मैंने, सही लिखा है, 2m1 u1 था, 2m1 u1 और m2 माइनस m1 u2 और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2, ओके। इसे करो सॉल्व, m1 बड़ा है तो इसका भाग दे दो, ये हो जाएगा u1, इधर आ जाएगा m1 का भाग दोगे तो 1, इसमें आ जाएगा m2 बटा m1, यहाँ m1 बड़ा है तो u2 बचा, m2 0 हो गया है m1 के कंपैरिजन में, m1 है तो फिर m1 का भाग 1 प्लस m2 बटा m1, m1 बड़ा है भाग दोगे तो ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 0, तो ये आएगा 2u1 माइनस का u2, v2 कितना आ गया, 2u1 माइनस का u2 आपके पास आ गया। अगर मान लो और स्पेशल केस बनाओ, अगर u1 क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है, तो आपके पास जो आपका v2 था वो क्या आ जाएगा, माइनस का u2, ठीक है। ये स्पेशल केसेस हैं, सारे आप याद नहीं रख सकते, तो जहां अपने को नीड पड़ेगी वहां अपने इस तरीके से निकाल लेंगे। इसी तरीके से आप इसका जो थर्ड केस है वो और कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें क्या है, m1 क्या था, बड़ा था, इसमें क्या हो जाएगा, m1 छोटा हो जाएगा। तो इसको भी यूज करके आप काफी चीजें निकाल सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, ओके। इसके बाद अपने पास आता है इन इलास्टिक कोलिजन, वो इलास्टिक कोलिजन हो गया। अब अपने पास आता है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, वो आकर के चिपक जाएंगे परफेक्टली। इन इलास्टिक का ही एग्जांपल इसके अंदर अपने डिस्कस कर लेते हैं। ये m1 था और ये अपने पास इसकी वेलोसिटी u1 थी, ये m2 था, इसकी वेलोसिटी 0 थी, दोनों आए टक्कर करी और आकर के क्या हो गए, चिपक गए, m1 प्लस m2 हो गए। ये क्या है, बिफोर है, पहले है ये चीज, और यहां क्या हो जाएगा,
आफ्टर, बाद में क्या हो जाएगा, ये कंबाइंड वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं, लगा दो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो रहेगा ही, तो m1 u1 प्लस 0 बराबर m1 प्लस m2, ये आ जाएगा v वेक्टर, ये है u1 वेक्टर। तो यहां से v वेक्टर बराबर आ जाएगा m1 u1 वेक्टर बराबर m1 प्लस m2। ओके, ये या कह दो आप, ये जो अपने पास ये वाला केस है ना, ये एक स्पेशल केस है, कौन सा, जिसके अंदर जो आपका u2 है वो क्या है, 0 है। वहां उस केस के अंदर आपका v कितना आ जाएगा, m1 u1 वेक्टर बटा m1 प्लस m2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक चीज इसके अंदर और आती है, आपको पता है इन इलास्टिक के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कंजर्व नहीं रहेगी, कंजर्व नहीं रहेगी तो क्या होगा, कंजर्व नहीं रहेगी तो ये होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना उसका लॉस होगा। ठीक है, डेल के जो लॉस है आपके पास वो कितना है ये आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे, लॉस कितना आएगा, लॉस आएगा के इनिशियल माइनस का के फाइनल। के इनिशियल आप कैसे लिखोगे, के इनिशियल लिखोगे 1/2 m1 वेग क्या था u1, तो u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर माइनस फाइनल कितना हो गया, मास हो गया m1 प्लस m2 और वेलोसिटी आपके पास कितनी आ गई, v वेक्टर। ठीक है, अब क्या करो, इसको आप, ये तो आ गया डेल के, अब रेशियो में चाहिए कि कितनी परसेंट एनर्जी खराब हो गई, तो ये आ जाएगा डेल के बटा के इनिशियल, इसको वापस लिख दो, ये सेम का सेम आ जाएगा, ऐसे का ऐसा। v वेक्टर बटे के अंदर ये सेम का सेम m1 u1 वेक्टर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर। ओके, अब वही केस सेम का सेम, इफ u2 बराबर 0 तो आपके पास v का जो मान है उसको आप रख दो, रख के आप सोल्व करोगे तो फाइनल केस कुछ बना रेखा अपने ही कर देते हैं ना, डेल के बटा के आई। u2 को 0 करो, u2 को 0 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1/2 m1 प्लस m2 और जो v है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 u1 v का स्क्वायर आएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है तो, और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2, इस कंप्लीट का स्क्वायर भाग में आ जाएगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड करो, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा, ये आएगा अपने पास 1 माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, नीचे बचेगा 2 इंटू m1 प्लस m2, 2 इंटू m1 प्लस m2 और नीचे है इसके 1/2 m1 u1 स्क्वायर, m1 u1 स्क्वायर 1/2 से 1/2 गया, इसके डिवाइड में 1 ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ये आएगा 1 माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर बटा m1 प्लस m2, ऊपर 1 नीचे आ जाएगा m1 u1 का स्क्वायर, u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर गया, m1 से m1 गया, तो ये आ जाएगा 1 माइनस m1 बटा m1 प्लस m2 और इसको सोल्व करोगे, गलत तो नहीं कर दिया, नहीं गलत तो नहीं किया होगा है ना, तो ये हो जाएगा m1 m2 m1 प्लस m2 माइनस का m1 बटा m1 प्लस m2, m1 से m1 गया, ये आ गया अपने पास m2 बटा m1 प्लस m2। ये क्या है, डेल के है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर रेशियो की बात करो तो इतना रेशियो, इतना परसेंट लॉस हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज में लिखना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, गलती यहाँ मोस्ट प्रोबेबल नहीं हुई होगी, कैलकुलेशन में आप फिर भी चेक कर लेना है ना, नहीं हुई होगी, क्योंकि जहां अपने को नीड होगी ना वहां अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये याद रखना, फॉर्मूले आप इतने ज्यादा आप याद रख सकते हैं नहीं। ठीक है, इसके बाद इसके न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल अपने नहीं कर रहे, करेंगे अपने न्यूमेरिकल इसके अगले लेक्चर के अंदर। इसके बाद अपने पास आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, यहां पे न्यूटन जो है उसने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन किया था, ई जिसे आप कहते हैं, इसका मान था अपने पास आफ्टर रिलेटिव वेलोसिटी और उससे पहले रिलेटिव वेलोसिटी, इसे आप कह सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बटा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच।
इसे कहा गया था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसका मान है ना अलग अलग होता है। जो जनरल इसका मान की बात करोगे तो ये आपके पास 0 से लेकर के 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, इसके अंदर जो E इजिकल टू 0 है, E इजिकल टू 0 रहेगा परफेक्टली इनलास्टिक के लिए। E इजिकल टू 0 कब आएगा? ये रहेगा आपके पास परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए। ओके, जो E इजिकल टू 1 आएगा वो आएगा अपने पास इलास्टिक कोलिजन के लिए। किसके लिए आएगा? इलास्टिक कोलिजन के लिए। ठीक है, और ये अपने पास ये आ जाएगा मिक्स्ड हो ना, पार्शियली इलास्टिक हो, पार्शियली इलास्टिक के लिए आपके पास ये केस आ जाएगा। ठीक है, ये कोलिजन हो गई। अब जो कोलिजन ये हो गई, इसके बाद अपने पास दूसरी कोलिजन आती है जो 2D में आ जाए। ठीक है, जब कोलिजन जो हो किसमें हो, 2 डायमेंशनल और ओब्लिक्यू कोलिजन जिसे आप कहते हो, उसके भी हल्का सा डिस्कशन उसका कर लेते हैं। इसको आप कह दो 2 डायमेंशनल कोलिजन, या आप जिसे कहोगे ओब्लिक्यू कोलिजन। ये कोलिजन कैसे परफॉर्म होती है? देखो, ये कोलिजन इस तरीके से परफॉर्म होती है। 2D के अंदर होगा, इसके अंदर सबका सब। ठीक है, इधर से मान लो M1 मास का पार्टिकल आ रहा है, आया, इधर से M2 मास का पार्टिकल आ रहा है। कौन सा कहीं जा सकता है टकरा के? इस पॉइंट पे आकर के इनकी टक्कर हो गई। ओके, ये जो एंगल है ये है α1, इस साइड से आ रहा था इसमें। ये जो एंगल है ये रहेगा अपने पास α2, ये जो है ये रहेगा अपने पास β1, ये अपने पास जो एंगल है ये है β2। ओके, और ये अपने पास x एक्सिस है, ये अपने पास y एक्सिस है। ये आ रहा था u1 वेग से और ये आ रहा था u2 वेग से। ये जा रहा होगा अब m2 है, ये जाएगा v2 वेग से और ये जाएगा u1 वेग से, नहीं v1 वेग से, और ये अपने पास m1। ओके, कंपोनेंट बांट दो, ये m1 है, m2, इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? m2u2। तो ये वाला जो कंपोनेंट है कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा m2u2 cos α2। इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा m1u1 cos α1। इधर वाला मोमेंटम कितना हो जाएगा? m1u1 sin α1। ये वाला हो जाएगा m2u2 sin α2। ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा m2v2 cos β1। इसका ये वाला हो जाएगा m1v1 cos β2। फिर ये वाला आ जाएगा m1v1 sin β2, और इससे ये वाला आ जाएगा m2v2 sin β1। लगाओ कंजर्वेशन। पहले कितना था इस डायरेक्शन के अंदर? इतना था x डायरेक्शन के अंदर, x डायरेक्शन के अंदर कितना था? ठीक है, ये बस आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूं, बस इसमें इतना ही सीखना है आपको। cos α1 प्लस m2u2 cos α2। इसके बाद कितना हो गया? m1v1 cos β2 प्लस m2v2 cos β1। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया x डायरेक्शन में। y डायरेक्शन की बात करो तो ऊपर वाली y ले लो, नीचे वाली माइनस y ले लो। तो टक्कर से पहले इस केस में क्या था? ऊपर की तरफ कौन सा जा रहा है? यही है, ये वाला ऊपर की तरफ ही होगा। तो ये आ गया m2u2 sin α2, और ये वाला नीचे की तरफ आएगा,
इस डी डायरेक्शन में नीचे की तरफ आएगा, तो माइनस m1 u1 साइन अल्फा 1 बराबर, इसके बाद करो तो ये ऊपर की तरफ m2 v2 साइन बीटा 1, ये आ जाएगा माइनस m2 v2 नहीं m1 v1 साइन बीटा 2। इस तरीके से आप ये मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर रहे हो और आपको बस इतना ही सीखना है इसके अंदर। इसके बाद अपने पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है, देखो लास्ट टॉपिक है इसके बाद रीबाउंडिंग। लास्ट टॉपिक लिखो आप, लास्ट टॉपिक है इसके अंदर रीबाउंडिंग ऑफ ए बॉल। जैसे बॉल आपने फेंकी, वो टप्पे खाती है ना फर्श के ऊपर, फ्लोर के ऊपर, वो वाला टॉपिक है। तो ये आपका जो टॉपिक है वो है रीबाउंडिंग। रीबाउंडिंग ऑफ ए बॉल, रीबाउंडिंग ऑफ ए बॉल ऑन कोलिजन, ऑन कोलिजन विद द फ्लोर। with the floor। रिबाउंडिंग ऑफ ए बॉल ऑन कोलिजन विद द फ्लोर। ठीक है, जो आपने एक बॉल फेंक दी, वो बार बार टप्पे खा रही है उसके ऊपर, और वो कितनी दूरी तय करेगी, कितना टाइम लगाएगी, ठीक है, उसकी जो टोटल डिस्टेंस कवर की गई है वो कितनी होगी, कितना वेग होगा किस पॉइंट के ऊपर, या फिर आप कह दो कितना टोटल का टाइम कवर होगा, उन सबको देखने के लिए अपने पास ये टॉपिक है। ठीक है, देखो आपने ये जो बॉल थी वो यहां से फेंक दी, और ये जो हाइट थी आपकी वो इनिशियल हाइट थी, ये मान लो आपके पास फ्लोर है। तो ये आ जाएगा h0, कितना आ जाएगा, h0 आ जाएगा। ये आ रहा है, टप्पा खाया फिर चला गया, फिर टप्पा खाएगा फिर चला जाएगा, फिर टप्पा खाएगा फिर चला जाएगा, फिर टप्पा खाएगा फिर चला जाएगा, इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आएगी बॉल, उसके बाद यहाँ पे आएगी, उसके बाद यहाँ पे आएगी। ये जो इनिशियल आपकी जो हाइट है वो h0 है। इसके जो फॉर्मूले हैं वो मैं देखता हूँ, या तो आपको ऐसे लिखवा देता हूँ, ऐसे लिखवा देता हूँ, उनको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप उनको याद भी नहीं रख पाओगे, पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। पहले लिखवा देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपका h0 हो गया, ये आपका h1 है, ये h2 है, ये h3 है। आप एक चीज ऑब्जर्व करो, एक चीज ऑब्जर्व ये करो कि जब उस बॉल को आपने यहां से छोड़ा, या यहां से छोड़ा, मान लो जब आपने उस बॉल को यहां से छोड़ा, इसकी जो इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल जो इसका वेग है वो कितना है 2gh, ये हाइट h0 है ना। ठीक है, आपने इसको यहां से छोड़ा तो इसका वेग कितना है 0 है, यहां तक पहुंचने तक v हो जाएगा, है ना, 0 है, तो v स्क्वायर माइनस का 0 बराबर 2gh0। तो यहां से आपके पास जो h0 है वो कितना आ गया v स्क्वायर बटा 2g, कितना आ गया v स्क्वायर बटा 2g आ गया। ठीक है, इसको आप इस तरीके से निकाल सकते हो। जो आपका v क्या है, ये आपका इस पॉइंट पे जब पहुंच रहा है ना उस टाइम v कितना है। ठीक है, इस तरीके, इस चीज को आप एक तरीके से और भी कर सकते हो, ये रफ के रूप में, ठीक है, आपको बस एक्सप्लेन कर रहा हूं। या फिर ऐसे देखो, यहां से जब ये बॉल गई, यहां से पहुंच के यहां तक पहुंचने वाली, यहां से जाएगी और यहां तक पहुंचेगी। ठीक है, तो उस टाइम इसका अंतिम वेग होगा, जब ये यहां पहुंचेगी तो वेग कितना होगा 0। इनिशियल वेग, यहां से वेग लेके चली थी वो कितना था u स्क्वायर था 2g। अब आप देखो g नीचे की तरफ लगता है, उसके विपरीत दिशा में जा रहे हो तो ये आएगा माइनस, तो 2g आपका आ गया h। ठीक है, तो ये कितना आएगा h इजिकल टू आ गया u स्क्वायर बटा 2g। इस तरीके से देखो, मतलब जितना वेग लेके जाएगी ना उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, हाइट होगी। क्या ये हाइट कितनी होगी वो आप उससे भी देख सकते हो, जो प्रोजेक्टाइल वाला अपने टॉपिक पढ़ा था, प्रक्षेप्य गति वाला पढ़ा था, वहां भी h क्या आया था u स्क्वायर बटा 2g आया था। ठीक है, अगर nth की बात करोगे तो ये hn बराबर आ जाएगा un का स्क्वायर बटा 2g। ठीक है, अब स्पीड ऑफ बॉल है ना वो प्रत्येक टप्पे के बाद रेस्टिट्यूशन की वजह से क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जो स्पीड होगी वो कितनी होती जाएगी, देखो स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर ईच
रेस्टिट्यूशन, कितनी होती जाएगी? इनिशियली तो इतनी रहेगी √2GH0, ऐसा है या नहीं है? इस साइड से करो तो √2GH0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होती जाएगी? इसमें तो उसके बाद ई आता जाएगा, है ना, यहां इससे यहां तक तो ये रहेगी, एक बार टकरा गई तो अब घटेगी, उसके बाद कितनी हो जाएगी? EV0, एक बार और टकराएगी फिर इतनी जीरो, एक बार और टकराएगी तो इतनी जीरो, इस तरीके से स्पीड चलती जाएगी। ओके, या आप कह सकते हो nth, ये क्या था? पहली टक्कर के बाद इतनी स्पीड, दूसरी के बाद इतनी, तो nth टक्कर के बाद स्पीड कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी e⁻n v0, ठीक है। जहां पे v0 क्या आपके पास? v0 है √2gh, कितना है? √2gh0 है। h0 क्या थी? इनिशियल हाइट थी। ये आपका हो गया किसके वाला? वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। इसके बाद आता है हाइट कितनी कवर्ड होगी? हाइट कवर्ड बाय द बॉल, जैसे मतलब चलती गई चलती गई चलती गई, n मान लो इसे टिप पे खाए तो ये टोटल कितनी हाइट कवर करेगी? तो हाइट कवर्ड बाय द बॉल आफ्टर द nth rebound, आफ्टर द nth rebound, n वो रिबाउंड टप्पे खा ले तो वो टोटल कितनी हाइट कवर लेकर लेगी? इसकी अपने को बात करनी है। पहले हाइट कवर की बात कर लेंगे, उसके बाद टोटल डिस्टेंस कवर कर लेंगे। हाइट कवर मतलब टप्पा खा गई, nth टप्पा खाया है तो वो कितनी ऊपर वापस जाएगी, मतलब nth टप्पे के अंदर वो hn जो आएगा वो कितना होगा? वो है आपके पास हाइट कवर कितनी ऊंची जाएगी। टोटल डिस्टेंस कवर की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? ऐसे ऐसे, मतलब इतनी इतनी इतनी, तो ये सबको जोड़ेंगे तो वो अपने पास आएगी टोटल डिस्टेंस कवर। पर अभी अपने क्या देख रहे हैं? टोटल हाइट कवर, ठीक है। ये कैसे आएगा देखो, यहीं से देख लो, आपके पास जो un था, un क्या आया? hn बराबर un का मान क्या है? e⁻n v0 इसकी पावर 2 और बटा 2g, लिखो इसका मान ये क्या हो जाएगा? e⁻2n, ये है v0 का स्क्वायर बटा 2g, v0 स्क्वायर का मान रखो √2gh, कितना आ जाएगा? 2gh आ जाएगा ना, इसको मान रखोगे तो 2gh आ गया, तो ये आपके पास आ गया e⁻2n बटा 2g, और यहां आ गया 2gh0, 2g का 2g गया, ये आ गया e⁻2n गुणा में h0, इतनी हाइट कवर हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास जो hn है, nth राउंड के अंदर हाइट कितनी कवर होगी? n वाला टप्पा खाया तब कितनी ऊंची तक जाएगी? वो जाएगी e⁻2n और यहां आ जाएगा h0, इतनी वो हाइट कवर कर रही होगी। अब आती है टोटल डिस्टेंस कवर, वो कितनी कर लेगी? वो देखो आप, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर कितनी हो जाएगी? देखो सारी की सारी डिस्टेंस को आपको जोड़ना है। h बराबर कितना आ जाएगा? h0 प्लस h1 प्लस h2 प्लस डैश 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 प्लस hn। ओके, तो इसको कवर कवर, h0 का मान यहां रखो, h0 का h0, उसके बाद e स्क्वायर h0 e⁻4 h0 प्लस डैश डैश डैश, ये आ जाएगा h ऑफ n। करो एडिशन, तो h कितना आ जाएगा? h आ जाएगा h0, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं 1 प्लस ई स्क्वायर बटा 1 माइनस ई स्क्वायर। आपको जो फाइनल फॉर्मूला लिख रहा हूं ना, जैसे ये लिखा है, ये लिखा है, ये वाला लिखा है ना, ये आपको सारे पता होने चाहिए, ये बस ये वाले। तो ये आ गई टोटल हाइट कितनी कवर की गई है। ओके, अब आती है टोटल टाइम कितना स्पेंड किया जाएगा। टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल, टेकन बाय द बॉल बिफोर इट कम टू रेस्ट, बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले टोटल कितना टाइम कवर कर लेगी? ये कवर कर लेगी t बराबर t0 पहले में, t1 दूसरे में, t2 तीसरे में, है ना। तो ये कितने आएगी? देखो लगाओ फॉर्मूला, क्या था? v बराबर u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80, एक तो ये आता है। अब इसके हिसाब से चलो, पहले वाले में चल लो आप,
पहले वाले में चलोगे तो इसके हिसाब से चलोगे, पहले वाले के अंदर इसके हिसाब से, तो यहां तक पहुंचने में टी लगेगा। स्टार्टिंग में कितना है 0, स्टार्टिंग में कितना है 0, और ये कितना है √2gh0 अंतिम वेग, और यहाँ क्या है g इंटू टी, तो t कितना आ गया, t आ गया आपके पास √2h0 बटा g, कुछ ऐसा ही आया ना, ठीक है जी, कुछ ऐसा ही आपके पास है। ये है 0th राउंड के अंदर जब टप्पा नहीं खाया है। t1 कितना हो जाएगा, t1 हो जाएगा 2h1 बटा g, इस तरीके से चलता रहेगा। तो अब सारे के सारे मान रख दो, बस ये ध्यान रखो जो पहली बार होगा, जो पहली बार टाइम टेकन होगा वो सिर्फ इतना लगाए है ना, दूसरी बार के अंदर t1 प्लस t1, t2 प्लस t2, ये t0 है, समझ रहे हो ना। तो आपका एडिशन कैसे हुआ, t0 प्लस 2t1 प्लस 2t2 प्लस 2t3, इस तरीके से एडिशन होगा। तो इनके मान रखो, मान आ जाएगा, ये है आपके पास 2 गुणा h0 बटा g, ठीक है जी। इसके अंदर आएगा 2 ऑफ, यहाँ h0 नहीं आएगा, यहाँ आएगा h1, कितना h1 बटा g गुणा क्या है 2 है ही, प्लस 2 फिर से ये आ जाएगा 2 ऑफ h2 बटा g। ओके, इस तरीके से अपने को चलना है। इसको सोल्व करोगे निकल के आएगा ये पास अपने पास 2h0 बटा g गुणा में आ जाएगा 1 प्लस e बटा 1 माइनस का e। ये आपके पास आ गया टोटल टाइम बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले ये टोटल इतना टाइम कवर कर लेगा। ये जो फॉर्मूले हैं आपके पास, जो कैपिटल टी वाला फॉर्मूला हो गया, और ये वाला जो छोटा फॉर्मूला है ये वाला भी हो गया। इसको भी आपको लिखना हो तो जनरली आप इतना लिखो tn इजिकल टू √2hn बटा g, ये वाला फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से ये वाला जो मैंने टिक लगा दिए, ये सारे फॉर्मूले आपको कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। लेक्चर ऑलरेडी काफी बड़ा हो गया है, तो इस लेक्चर को अपने यहीं फिनिश करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और आपका जो वर्क एनर्जी और पावर है इससे रिलेटेड अपने पास जो न्यूमेरिकल होंगे वो अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपना अच्छे से पढ़ें, ये सारे के सारे नोट्स आप कवर करना, ठीक है। बढ़िया से एक नोटबुक में इनको लिखना, इनको रिवाइज करना, उसके बाद जो न्यूमेरिकल आते हैं उनको सोल्व करने की ट्राई करना। नहीं होते हैं तो वीडियो लेक्चर तो आपके पास है ही, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। जो मटेरियल होता है ना, जो स्टडी मटेरियल होता है उस पर व्यूज नहीं आते हैं, ठीक है। उस पर व्यूज आएंगे पढ़ने वाले बच्चों के लिए। जो ऐसी बातें होगी, ये वैकेंसी आ गई, ये हो गया, वो हो गया, थोड़ी क्या बोलते हैं मिर्च मसाला होता है ना, उस पर व्यूज ज्यादा आते हैं, क्योंकि उसको तो कोई देख सकता है। पर जैसे ये 34 नंबर लेक्चर है, तो 34 नंबर लेक्चर को वही बच्चा देखेगा जो 33 को देख के आएगा। 33 को देखने के लिए उसे 1 से लेकर के 33 तक आना पड़ेगा, है ना। तो जो स्टडी कंटेंट होता है, जो ऐसा कंटेंट हो जिसको आप अप्रिशिएट कर पाओ, तो उसको थोड़ा शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, है ना, सपोर्ट दिखाया करो थोड़ा, क्योंकि वहीं से आपको मोटिवेशन मिलेगा, वहीं से टीचर को मोटिवेशन मिलेगा। अब पता नहीं मुझे ये लेक्चर आप कब देखोगे, ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6 सितंबर को, ठीक है। 6 सितंबर की नाइट को मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब ये लेक्चर आप जब भी देखोगे तो आप देखना वहां पे आपको इसके कितने कम व्यू मिलेंगे, है ना। 60-70 तो अभी है, 5-6 तारीख के लगभग पिछले लेक्चर के 60-70 व्यू है, मान लो 100 होंगे, ठीक है। जब आप देखोगे तो हो सकता है 200 हो जाए, तब भी आप देखना जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी आपको ठीक लगेगी, पर उस पर व्यू इतने नहीं आते हैं, ठीक है। तो टीचर को मोटिवेशन कहां से मिलता है, एक जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है उसे मोटिवेशन कहां से मिलेगा, वो मोटिवेशन आपको देना पड़ेगा, है ना, सब्सक्राइबर के जरिए, कमेंट के जरिए, लाइक के जरिए, शेयर के जरिए, इस तरीके से। ओके, तो अपना प्यार बनाए रखें, फिजिक्स बाय निखिल राज को सपोर्ट करते रहें। अपने 1500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।